1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे पॉलिटी में हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे। और अनुसूचियों में मैंने पिछली क्लास में आपको सातवीं अनुसूची पढ़ा दिया था। उसके आगे की अनुसूची हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ सातों अनुसूचियों को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली अनुसूची में जो है हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विवरण दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं, तो टोटल 28 राज्य हैं। तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो हैं हमारे 8। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारे यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, लेकिन क्या किया गया, दादर नगर हवेली और दमन व दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मिक्स कर दिया गया, उनको एक साथ ज्वाइन कर दिया गया। तो इसलिए हमारे यहाँ पे 8 ही केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। ठीक है, याद रखना। वही दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जो है हमारे वो है वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते सभी लोगों के वेतन भत्ते नहीं है, लेकिन जो विशिष्ट पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हो गए, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, वहीं अगर मैं बात करूँ सर्वोच्च न्यायालय का उनके न्यायाधीश हो गए, तो इसी प्रकार से राज्य के भी और केंद्र के भी दोनों को मिला के जो है मैंने आपको कल बताया था, तो उनको सबको मिला के जो है वेतन और भत्ते दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तीसरी अनुसूची में दिया गया है हमारे यहाँ पे भाषण दिए गए। तीसरी अनुसूची में भाषण भी सभी लोगों के नहीं है, विशेष पदाधिकारियों के भाषण है। बस आप लोगों को कौन किस के भाषण किस क्रम में दिए गए हैं वो मैंने सब आपको बताया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में जो है हमारा वो है हर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो पाँचवीं अनुसूची में जो है हमारे वो है अनुसूचित क्षेत्र। और मैं बात करूँ कि अनुसूचित जनजाति प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों पर कैसे प्रशासन करती है सरकार और उन पर कैसे नियंत्रण रखती है, उसके बारे में विवरण दिया गया है। और अगर मैं ये बोलूँ कि अनुसूचित कोई भी एक अनुसूचित क्षेत्र है उसको यह डिसाइड कौन करता है कि वह एक अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है, तो वो हमारे डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हमारी छठवीं अनुसूची में क्या है, तो छठवीं अनुसूची में जो है हमारे वो है पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ राज्य हैं। जैसे हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में हमारे 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 राज्य हैं, तो उनमें से 4 राज्यों की जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। कौन कौन सी जनजातियाँ जो हैं उनके कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी जनजातियों के बारे में विवरण दिया गया है, वो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को शामिल नहीं किया गया है। याद रखना, कुछ 4 ही हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि सातवीं अनुसूची में क्या था, सातवीं अनुसूची में जो था वो था हमारे केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ विषय बनाए गए हैं, जैसे कि समवर्ती सूची है, तो उस पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं अगर मैं बात करूँ राज्य सूची, तो राज्य सूची में केवल और केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं अगर मैं बात करूँ संघ सूची, तो संघ सूची में जो है केवल और केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। और एक अपशिष्ट सूची भी होती है, इसमें अपशिष्ट सूची का भी कानून बनाने का अधिकार इसका है, तो केंद्र सरकार का है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में जो है हमारे भारत में भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती हैं, लेकिन जो संविधान में जो भाषाएं लिखी गई हैं वो केवल और केवल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि जब हमारा संविधान बना था, तो उस टाइम कितनी भाषाएं मूल रूप से 8वीं अनुसूची में रखी गई थी, तो वो रखी गई थी केवल और केवल 14 भाषाएं रखी गई थी। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था। ठीक है। वहीं अगर मैं ये बोलूँ कि तो 22 हो गई, अभी तक कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, तो कुछ ना कुछ संविधान संशोधन हुए होंगे इनके लिए, और भाषाओं को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था किसी भाषा को जोड़ने के लिए, वो हुआ था कब, 21वां संविधान संशोधन था, वो कब हुआ था, 1967 में हुआ था। ठीक है। 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कब, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके थ्रू हिंदी को हमारे 8वीं अनुसूची में एक भाषा के रूप में, एक राजभाषा के रूप में जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो था 21वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। हिंदी को कब जोड़ा गया, तो हिंदी को जोड़ा गया 1967 में 21वें संविधान संशोधन में। वहीं अगर मैं बात करूँ 1992 ईस्वी में दूसरा संविधान संशोधन होगा हमारा, और इसमें 71वां संविधान संशोधन था। ठीक है। तो 1992 में कब, 1992 में हमारा 71वां संविधान संशोधन होगा। और इसमें कोंकणी, मणिपुरी
और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, क्या रखना है, कोकड़ी मणिपुरी नेपाली को कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया है हमारा 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था हमारा 70 नंबर संविधान संशोधन। क्या याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें कब हुआ था, 1967 में हुआ था। उसमें सिंधी को हमारे 8वीं अनुसूची में एक भाषा के रूप में जोड़ा गया। वहीं अगर मैं बात करूँ कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कोंकणी नेपाली और मणिपुरी को भी एक भाषा के रूप में जोड़ा गया, भाषाओं के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि शॉर्टकट फॉर्म में इसको एम की फॉर्म में आप लोग याद रखें इसको कि एम एन की फॉर्म में आप लोग ऐसा रखना। ये कैसे हो गया अपना, ये एम से हो गया ए और एम से हो गया अपनी एम से हो गया अपनी एम से हो गया अपनी नेपाली। ठीक है, तो के एम एन की फॉर्म में आपको याद रखना। के एम एन का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, जो 71वें संविधान संशोधन में जो भाषा जोड़ी गई थी वो के एम एन का मतलब क्या हो गया, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ अगला संविधान संशोधन जो होता है 2003 में, जब हमारे इसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। तो 92 का संविधान संशोधन जो हुआ था कब का, 2003 का संविधान संशोधन, और वो संविधान संशोधन कौन सा था, 92 का संविधान संशोधन था। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। किसको, बोडोमास, डोंगरी, मैथिली और संथाली को और जोड़ा गया। ठीक है, तो बोडोमास, डोंगरी, बोडोमास नहीं, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसको कैसे रखेंगे, तो इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए एस, इसको मान लीजिए एन। ठीक है, इसको बदमाश, तो कमन, फिर कमन के फॉर्म में यहाँ पे याद कर लीजिए और बदमाश यहाँ पे याद कर लीजिए। बदमाश का मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, और यहाँ पे कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ठीक है, तो क्या हुआ कि तो यहाँ पे टोटल कितनी भाषाओं की, हमारे यहाँ पे कितनी भाषाओं की, टोटल 22 भाषाएं होती हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि हमारे संविधान जब बना था उस टाइम पे कितनी भाषाएं हमारे संविधान में थी, तो वो थी 14 भाषाएं थी, केवल 14 भाषाएं थी मूल रूप से। लेकिन कुछ संविधान संशोधन हुए हैं, उनके थ्रू हमारी और भाषाओं को और हमारे संविधान में और भाषाओं को जोड़ा गया है। और अभी प्रेजेंट में जो है टोटल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वो हैं 22 भाषाएं। सबसे पहले संविधान संशोधन जो हुआ था भाषा के को जोड़ने के लिए हुआ था 1967 में। कौन सा संविधान, 21वां संविधान संशोधन था। इसके थ्रू सिंधी को हमारी 8वीं अनुसूची में एक अन्य भाषा के रूप में जोड़ा गया था, फिर राज्य भाषा के रूप में जोड़ा गया था। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था, भाषा के संविधान को लेकर भाषा को जोड़ने के लिए, तो वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन था 1992 में था। किस किस को जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। ठीक है, आपको याद रखें केएमएन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और अगर अगला संविधान संशोधन जो होता है वो होता है 2003 में, और वही कौन सा संविधान संशोधन रहता है, तो ये जो रहता है 92वां संविधान संशोधन रहता है। और इसमें बड़मात मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को यहाँ पे भाषा के रूप में जोड़ा गया था। इतना तो आप लोग याद रखना है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में अगर आपको याद रखना है, जो हमारी 22 भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी, ठीक है, इनमें अंग्रेजी कहीं पर भी नहीं, ठीक है, 22 भाषाओं में नहीं, ठीक है, अंग्रेजी 22 भाषाओं में नहीं, ठीक है। तो 22 भाषाओं में क्या है, अंग्रेजी नहीं याद रखना, क्योंकि अंग्रेजी जो है 22 भाषाओं में कहीं पर भी अंग्रेजी, जो हमारी 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं सूची में है उसमें अंग्रेजी नहीं है। आप लोग के लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कई बार क्वेश्चन से आ चुका। वहीं अगर मैं बात करूँ कि 2011 में जो उड़ीसा, मतलब उस लैंग्वेज का नाम उड़ीसा ही था, उसको उड़िया क्या कहा है, ठीक है, क्या है, उड़िया कहने लगा उड़ीसा भाषा को 2011 में, ठीक है। 2011 में कहा गया जो उड़ीसा के नाम से जो भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, उसको का नाम उड़िया किया गया। कब किया गया, 2011 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। 8वीं अनुसूची में आप देखते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची, अगली अनुसूची में क्या है, अगली अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची है। तो ये चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जब संविधान हमारा का निर्माण हुआ था तो उस टाइम हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, केवल 8 अनुसूचियाँ थी, और हम पढ़ रहे हैं 9वीं अनुसूची। तो इसको किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, तो वो था हमारा प्रथम संविधान संशोधन था। आपको याद रखना है 1951 में। तो आपको क्या याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। किसको जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। देखिए संपत्ति अधिग्रहण का, देखिए संपत्ति अधिग्रहण, अगर राज्य को, अब संपत्ति का लीजिए भूमि, ठीक है, तो जैसे कि कोई जमीन होती है, जमीन अगर राज्य को किसी की जमीन चाहिए तो उसका अधिग्रहण कैसे करेगी, तो उसकी विधियों का विवरण किसमें दिया गया है,
तो वो दिया गया है 9वीं अनुसूची में दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको क्या रखना है कि राज्य सरकार द्वारा संपत्ति भूमि अधिग्रहण या संपत्ति या भूमि के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है कि कौन कौन से कानून के थ्रू वो किसी से संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है या फिर भूमि का अधिग्रहण कर सकती है सरकार, ठीक है, किसी भी आम इंसान से या फिर किसी भी जो उनके राज्य में रह रहा है, जिसकी अगर किसी ज़मीन की सरकार को ज़रूरत है तो उसका अधिग्रहण करना है। अगर वो ज़मीन किसी न किसी की तो होगी तो उसका अधिग्रहण सरकार को करना है। तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा वो अधिग्रहण करेगी उसके बारे में उल्लेख दिया गया है, उन विधियों का उल्लेख दिया गया है 9वीं अनुसूची में। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, इसमें क्या बोला जाता है कि 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया था, इसमें पहले था अभी नहीं है, पहले क्या बोला गया था इसमें कि अगर किसी भी विषय को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उस पर न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं किया जाएगा। याद रखना है तो क्या, अगर 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं होगा। न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, कोई केस किया, जैसे मेरी ज़मीन थी, सरकार लेना चाह रही थी, मैंने अपनी ज़मीन नहीं देना सरकार को, मुझे मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं कोर्ट में गया, ठीक है, तो कोर्ट में गया, अब कोर्ट ने क्या किया, अगर वो ज़मीन ले ली तो हम लोग मैं कहाँ जाऊँगा, अब मुझे जो ज़मीन सरकार को गई नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा सकता, न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं होगा। या फिर एक बार जो फैसला हो गया उस पर पुनः सुनवाई नहीं की जाएगी, इसका मतलब होता है न्यायिक पुनः अवलोकन का मतलब, ठीक है। तो एक बार अगर फैसला आ गया तो उसके थ्रू, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि उस पर न्याय का अवलोकन हो सकता है कि या फिर मैं न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ क्या कर सकता हूँ, FIR दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है ये अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में है तो क्या बोला मैंने, अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में है तो उस पर न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं होगा, उस पर न्यायालय में उस मामले को लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो जो विधियों को या फिर मैं बोलूँ कि राज्य सरकार के द्वारा जो भूमि संपत्ति या फिर संपत्ति अधिग्रहण की जो विधियाँ थी उन विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा गया है, और इसके बारे में बोला गया था कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखा गया है उस पर न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं हो सकता, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि हम इन जो विषय 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनको लेके हम गवर्नमेंट या उनको लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है, क्लियर है। तो ये पहले था, लेकिन क्या हुआ कि 2007 में एक केस आया, कोयलो केस, ठीक है। कौन सा केस आया आपको याद रखना है, कौन सा केस आया 2007 में, 2007 के कोयलो केस के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी केस थे उन पर न्यायिक पुनः अवलोकन हो सकता है, ठीक है। कौन सा केस हुआ, 2007 में एक केस आया था, कौन सा केस, कोयलो केस। कोयलो केस के बाद जो भी विषय थे 9वीं अनुसूची के उनको लेके जो भी मामले थे या फिर जिनके जो भी मामले थे कब से लेकर 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी मामले थे उन पर न्यायिक पुनः अवलोकन हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब हुआ कि अब हम उन मामलों को लेके अदालत में जा सकते हैं, जो विषय 9वीं अनुसूची में रखे गए थे उससे रिलेटेड जो भी मामले होंगे उनको लेके हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई थी, कौन से केस के बाद, 2007 के कोयलो केस के बाद। ये आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची के जो विषय रखे गए थे उन पर न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति नहीं थी, लेकिन कौन से केस के बाद जो है उन पर न्यायिक पुनः अवलोकन की अनुमति मिली, तो वो था कोयलो केस 2007। अब अप्रैल 1973 का केस देख लेते हैं कि अप्रैल 1973 का जो केस था जो था केशवानंद भारती का केस, आपको याद रखना है केशवानंद भारती का केस था, ठीक है। केशवानंद भारती कौन थे, जो केशवानंद भारती एक संत थे, एक ट्रस्ट चलाते थे, इनकी ज़मीन थी, उसको रिलेटेड जो मामला था वो मामला केस में था। तो 1973 मतलब इस केस के बाद जितने भी केस थे सबको रखा गया, सब पे न्यायिक पुनः अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड है, तो 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है। और इसके बाद किस केस के बाद जो न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति मिली तो वो था कोयलो केस के बाद, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड है, 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है। और केशवानंद भारती केस को क्या बोला जाता है, तो केशवानंद भारती केस को बोला जाता है आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, आधारभूत ढांचा सिद्धांत। संविधान में इसको क्या बोला गया, आधारभूत ढांचा सिद्धांत बोला गया, ठीक है। इस नाम को याद रखना है। 9वीं अनुसूची में क्या रखना है कि 9वीं अनुसूची को जुड़ा, तो 9वीं अनुसूची को 1951 के संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या है, तो राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की संबंधित विधियाँ हैं। इसमें पहले क्या था कि जो भी वैसे 9वीं अनुसूची में है उन पर न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन 2007 में कोयलो केस आया, उसके बाद क्या बोला गया कि अप्रैल 1973 के बाद जितने भी केस हैं उन पर न्यायिक पुनः अवलोकन किया जा सकता है। तो अप्रैल 1973 का केस कौन सा था, तो वो था केशवानंद भारती का केस। और केशवानंद भारती केस को क्या बोला गया, आधारभूत ढांचा सिद्धांत बोला गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। भूमि संबंधित केस था, ये भी याद रखना। एक ट्रस्ट चलाते थे केशवानंद भारती जो थे, जो ट्रस्ट चलाते थे, उनकी भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामला जो केस में गया न्यायालय में गया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी केस थे सब पे न्यायिक पुनः अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, आधारभूत ढांचा सिद्धांत कहा गया, क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर होगा। तो भी क्या है 52वें संविधान संविधान संशोधन के थ्रू जुड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था अपने कब 1985 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या है दल बदल से संबंधित प्रावधान है। जैसे भी कोई भी नेता जो रहता है एक दल से जो है दूसरे दल में जाता है तो उससे संबंधित कानून कौन से अनुसूची में होते हैं? 10वीं अनुसूची में, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या है। तो 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। कब हुआ था? 1992 में। इसमें क्या है पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के लिए 29 विषय जोड़े गए, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पंचायती राज्यों को कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के थ्रू कब हुआ था? 1992 में 1992 में, ठीक है। तो इसके थ्रू पंचायती राज्यों को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कितने विषय थे? 29 विषय थे। सारी चीज़ें रखें। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज्य को 29 विषय थे। अगर वहीं मैं बात करूँ 12वीं अनुसूची में क्या है तो 12वीं अनुसूची कब जुड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन में 1992 ही हुआ था। दोनों एक साथ हुए 73वां 74वां, ठीक है। तो पंचायती राज्य को जोड़ा गया था। जबकि नगरीय निकाय होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब से रिलेटेड जो है उनके लिए जो जोड़ा गया था कानूनों को, उनके लिए जो प्रावधान दिए गए थे 18 विषय दिए गए थे, वो कौन से संविधान संशोधन दिए गए थे? संविधान संशोधन जो था वो था 74वां संविधान संशोधन था। 12वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये भी नगरीय निकायों के कार्यों के लिए 18 से जोड़ गए, ठीक है। तो आपको क्या रखनी है 11वीं अनुसूची में क्या है हमारे? 11वीं अनुसूची में मैं बात करूँ तो वो है पंचायती राज से संबंधित कानून। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगर वही मैं बात करूँ 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में 74 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने? 74 विषय हैं। सॉरी 12वीं अनुसूची कब जुड़ी? 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी गई थी। कितना कब जुड़ी गई? 1992 में जुड़ी गई थी। इसमें क्या है नगरीय निकायों से संबंधित विषय हैं। कितने विषय? 18 विषय। ठीक है, फिर बताता हूँ 11वीं अनुसूची में क्या है। 11वीं अनुसूची जो कब जुड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के जोड़ी गई थी। कब संशोधन हुआ है? 1992 में संशोधन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है पंचायती राज से संबंधित विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ 12वीं अनुसूची में क्या है तो 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में जो है नगरीय निकाय से संबंधित विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। विषय याद रखने हैं। और वहीं मैं बात करूँ 12वीं अनुसूची कब जुड़ी हुई थी तो 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई थी। 73वें में पंचायती राज, 74वें में नगरीय निकाय, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी अनुसूची खत्म होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं, कौन से भाग में नीति निषेध तत्व हैं। तो वो हम सब लोग सारी चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।